इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो N95 मास्क से ज़्यादा डिमांड में आ गई हो। N95 मास्क जो 95% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को फिल्टर करता है, नए ज़माने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। पर यह पॉलीमर का बना साधारण सा कप कैसे इतना इफेक्टिव साबित हुआ? इस चीज़ की शुरुआत हुई 1910 में एक डॉक्टर से, जो उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से लोगों को बचाना चाहता था। पुराने ज़माने में जब लोगों को बैक्टीरिया और वायरस के बारे में इतना नहीं पता था, तब भी लोग अपने नाक और मुंह को ढका करते थे। यहाँ तक कि जब ब्लूबॉनिक प्लेग 1720 में फैला, जो उस वक्त की सबसे खतरनाक बीमारी थी, उस वक्त के पेंटिंग में भी ग्रेव डिगर्स को मुंह पर कपड़ा ओढ़े देखा जा सकता है। दरअसल उस वक्त माना जाता था कि ब्लूबॉनिक प्लेग हवा से फैल रहा है, पर असलियत में वो प्लेग मक्खियों से फैल रहा था। इस चीज़ से बचने के लिए ही ब्लूबॉनिक प्लेग के इनफेमस मास्क का जन्म हुआ। पक्षी के जैसा दिखता ये मास्क डॉक्टर पहना करते थे और इन्फेक्टेड एरिया में पहनकर घुमा करते थे, और सिम्टम्स दिखाने वाले जो लोग हैं उन पे उनके हाथ में जो छड़ी हुआ करती थी उससे वो मार्क लगाते। इस मास्क की जो चोंच थी उसके अंदर डॉक्टर्स सुगंधित चीज़ें भरा करते थे ताकि वे खुद प्लेग से बच पाएं। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि प्लेग हवा से फैल रहा है, ये भी चीज़ें फैलने लगी कि सुगंध और कपड़ा मुंह पे पहनने से प्लेग नहीं फैलेगा। 1897 आते आते ये चोंच वाले मास्क पूरी तरह रिप्लेस हो गए थे एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन्स में, जिसमें डॉक्टर्स सर्जरी के या पेशेंट को ट्रीट करते वक्त उन्हें पहना करते थे। दरअसल सर्जिकल मास्क आज भी कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते, और डॉक्टर्स उन्हें सिर्फ पहनते हैं क्योंकि वे ऑपरेशन करते वक्त या पेशेंट को ट्रीट करते वक्त उनके ऊपर छींक ना दे और इन्फेक्शन ना फैला दे। आगे जाके 1910 में मंचूरिया में एक प्लेग फैला। ये एरिया दरअसल चाइना और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था। जो भी देश इस प्लेग को काबू में कर पाता, उसकी सुप्रीमेसी और सॉवरेनिटी के ऊपर एक ठप्पा लग जाता था। और इसी तरह रशिया और चाइना दोनों के बीच में एक होड़ से शुरू हो गई इस प्लेग को काबू करने की और इसका एक उपचार ढूंढने की। ये इन्फेक्शन काफ़ी भयानक था। इन्फेक्शन होने के 24 से 48 घंटे के बाद पेशेंट की मौत हो जाती और सर्वाइवल रेट भी 0 था, यानी जितने लोग इन्फेक्टेड होते उनमें से सभी की मौत हो जाती। उस वक्त इस इन्फेक्शन को पुराने प्लेग यानी ब्लूबॉनिक प्लेग की तरह माना गया, जो मक्खियों से फैलता था। चारों तरफ उन्होंने इन्फेक्शन से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स के फव्वारे लगाए, तब भी ये प्लेग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस चीज़ से निपटने के लिए चाइना ने डॉक्टर इयान ते वू को काम पर लगाया, और इयान ते वू ने पेशेंट्स की ऑटोप्सी करके ये पता लगाया कि दरअसल ये जो नया 1917 का प्लेग था वो दरअसल हवा से फैल रहा था। इस प्लेग से बचने के लिए डॉक्टर वू ने एक मास्क बनाया जिसमें कॉटन की कई परतें हुआ करती थी, वायर गॉज जिससे हम पट्टी लगाते हैं उसकी कुछ परतें थी, और साथ ही साथ सादे कोई कपड़े से उसे सिला गया था। और ये वाला मास्क काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ। ये मास्क दरअसल हवा में मौजूद एयरबॉर्न पार्टिकल्स और वायरसेस को काफ़ी हद तक फिल्टर कर पाता था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में केमिकल वेपन्स की काफ़ी प्रचलन था। इससे बचने के लिए साइंटिस्ट्स ने गैस मास्क का भी इजाद किया। गैस मास्क में दरअसल एस्बेस्टॉस और फाइबर ग्लास की परतें होती हैं, और इससे हवा काफ़ी हद तक फिल्टर होके मिलती है। और इसी मास्क को लोग दूसरी तरफ भी यूज़ करने लगे, यानी कि जैसे गोल्ड माइंस, कोल माइंस और बाकी तरफ। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि एस्बेस्टॉस भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है, और उसे अपने शरीर में सांस के थ्रू जाने देना मतलब कैंसर होने के अपने चांसेस बढ़ा देना है। इसी के साथ लोगों ने फिर से डॉक्टर वू के डिज़ाइन पर इनोवेशन करना स्टार्ट किया, और डॉक्टर वू के डिज़ाइन का इनोवेशन करते करते 1950 तक 3M नाम की कंपनी ने एक प्रोटोटाइप निकाला जो आज के N95 मास्क से काफ़ी मिलता जुलता है। 3M कंपनी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है N95 मास्क की, और हर प्रकार के सेफ्टी इक्विपमेंट में वो सबसे आगे है। N95 मास्क दरअसल वेस्ट पॉलीमर के सूक्ष्म कणों से बना होता है। अगर हम N95 मास्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके अंदर झाड़ू के जैसे बहुत सारे लकड़ियां आपको दिखेंगी। ये जो पॉलीमर की लकड़ियां हैं,
ये उनके थ्रू जाने वाले सारे पार्टिकल्स को आगे नहीं जाने देती। और इसी के साथ में और इम्प्रूवमेंट करते हुए N95 मास्क में एक टैबलेट भी लगी होती है। ये टैबलेट दरअसल एक इलेक्ट्रिक सेल होता है जो इन छोटे छोटे झाड़ू जैसे कणों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और N95 मास्क के एफिशिएंसी को और भी बढ़ाती है। तो वैसे देखा जाए तो जितना ज़्यादा N95 मास्क आप यूज़ करोगे वो मास्क उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा चीज़ों को फिल्टर करने के लिए। पर प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ वक्त बाद जब कण इसमें ज़्यादा फंस जाते हैं तो इसके थ्रू सांस लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दरअसल N95 मास्क की ज़्यादा ज़रूरत हॉस्पिटल्स और रेड जोन्स के अंदर है। इसके लिए हम और आप जैसे नागरिकों ने यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम N95 मास्क का उपयोग कम से कम करें। जब भी ज़रूरत हो या तो सर्जिकल मास्क या घर पे बने हुए कपड़े से बने हुए ज़्यादा परतों के रेगुलर कपड़ों को मुंह पर लगाएं। इससे हम दूसरों को हमारा इन्फेक्शन फैलाने से तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि N95 मास्क वहीं पे मिले जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जिन्हें ज़्यादा सीलिंग की ज़रूरत है उनके नाक के आसपास और श्वास लेने में उन्हें भी आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे किसी और चीज़ की। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।